हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमने लास्ट लेक्चर में अपने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड साइंस फिजिक्स के पार्ट के अंदर। तो उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था अपना। थर्मल एक्सपेंशन के पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था? हमने कवर किया था व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन हमने उसको डिस्कस किया था। उसके आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। कितनी तरह का लेंथ के लॉन्ग हो सकता है, वॉल्यूम के लॉन्ग हो सकता है, अलग अलग तरह का थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है। देन व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस को हमने डिटेल में पढ़ा था एंड आफ्टर दैट उसके हमने कुछ थर्मल स्ट्रेस के एग्जांपल भी हमने स्टडी आउट किए थे। ये सारा सिलेबस हमने इस चैप्टर में कवर करना है। उसके बाद एक टॉपिक था स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला और उसका क्या सिग्निफिकेंस है स्पेसिफिक हीट का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। यानी लास्ट हमने कवर किया था फर्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के कि व्हाट इज थर्मल लैग एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थर्मल लैग ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं थर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें हमने स्टार्ट करना है। कुछ आगे के टॉपिक देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, सबसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारे कुछ मेन लॉज हैं हमारी साइंस के अंदर, जिसको हम इससे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स की समझ होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बच्चों क्या होता है? इट इज द स्टडी, हमने इसमें स्टडी करना होती है बिहेवियर ऑफ एनर्जी फ्लो इन नेचुरल सिस्टम, कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस उसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और इस स्टडी से हमें क्या पता लगता है? इस स्टडी से हमने नंबर ऑफ फिजिकल लॉज एस्टेब्लिश किए हैं। एनर्जी फ्लो की स्टडी को हम स्टडी करके नंबर ऑफ लॉज एस्टेब्लिश किए हैं, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन लॉज का क्या सिग्निफिकेंस है? इन लॉज का सिग्निफिकेंस है कि हमने कुछ अपने फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया यूनिवर्स के अंदर। ये लॉज उनको प्रूव करते हैं कि वो फंडामेंटल ट्रूथ सही है। तो इसी से हमने इन लॉज को डिजाइन किया है, या हम कह सकते हैं कि हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बनाए हैं। कितने लॉ हैं बेसिकली? सबसे पहले आता है हमारा जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आफ्टर दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने बेसिकली ये सारे लॉज हमने पढ़ने हैं वन बाय वन। तो देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया जियोथ लॉ। जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इसमें हमने पढ़ना है कि जब भी हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड, हमारे पास तीन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब जो जो हम जिसका हमने टेम्परेचर की स्टडी करनी है, जिसमें हमने एनर्जी सिस्टम की एनर्जी ट्रांसफर को स्टडी करना है। कोई से दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं किसी तीसरे सिस्टम के साथ, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो वो तीनों सिस्टम आपस में भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। दोबारा से समझिए इस लॉ को। where if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third, then they are in thermal equilibrium with each other। वो आपस में भी पेयर्स में भी किसी भी दो पेयर्स को उठाएंगे तो वो अपने आप भी आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं तो क्या कहता है लॉ? when two systems are put in contact with each other, there will be a net exchange of energy between them unless or until they are in thermal equilibrium। इसका मतलब है कि तब तक दो सिस्टम्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा जब तक वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आते। तो डेट इज द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल टेम्परेचर। ये हमने जियोथ लॉ से स्टडी करना है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, इसके बाद जो लॉ है आपका उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बचपन से कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, बट अभी हमें इसको पढ़ना है कि लॉ कहलाता है क्या। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है ये लॉ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। मतलब कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
और इसके और भी क्या डेफिनेशंस हैं, इन एनी प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम, जो कोई आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहा है प्रोसेस, उसमें एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी कभी भी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो वह एनर्जी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी वो स्टार्टिंग में है। सेकंड क्या है इसका डेफिनेशन, वो कहता है कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर हम जितनी हीट सप्लाइड करेंगे उतना ही हमें वर्क डन मिलेगा, उसमें से कुछ भी लॉस नहीं होगा। अगर हम 100 अमाउंट की एनर्जी को हमने सप्लाई किया है तो उससे हमें 100 वर्क मिलेगा, बीच में कोई भी लॉस नहीं आएगा कि अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो, क्योंकि एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं होती है, वो सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी में हो जाती है कन्वर्ट, मैकेनिकल से केमिकल में हो जाएगी, केमिकल से थर्मल में हो जाएगी, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, वो बस कन्वर्ट होती है। इसका हमने ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक आपका अलग कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डेट इज एंट्रोपी। आपको एंट्रोपी को समझना पड़ेगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए। क्या कहता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ कहते हैं द एनर्जी सिस्टम्स हैव ए टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर एंट्रोपी रादर देन डिक्रीज इट। क्या कह रहा है, जो कोई भी एनर्जी सिस्टम है उसमें हमेशा टेंडेंसी आती है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, घटती नहीं है। अब ये ला तो आ गया, बट इसमें एक एंट्रोपी वर्ड आया, हमें एंट्रोपी का पता होना जरूरी है। एंट्रोपी को भी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस स्लाइड के बाद। इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेकंड लॉ हमें यह भी बताता है कि जो हीट है, हीट हमेशा जो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, कभी भी इसका उल्टा नहीं होता। आपने देखा होगा घरों में अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में कोई सी गर्म चीज को रख देते हैं, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, एक चाय को रख देते हैं, गर्म चाय को, तो वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। कभी आपने ऐसा देखा है कि हमने ठंडी चीज को गर्म होते तो नहीं देखा, उल्टा वो नॉर्मल टेम्परेचर में आती है बट हीट नहीं हो सकती, ठीक है? गर्म चीज ठंडी हो जाती है, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बट अब हमने इस चीज का, ये जो चीज है ये हमने सेकंड लॉ से हमें बताई गई है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हमने क्या सुना अभी इस लॉ में कि जो एनर्जी है वो हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा है। बट सम केसेस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हीट हमें फ्लो होती दिखाई देती है, हीट कैन अपियर टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। इसका एग्जांपल क्या है, जब हम किसी वार्म ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो हमें हीट फ्लो होती हुई दिखाई देती है कोल्ड से हॉट में, बट एनर्जी कभी भी फ्लो होती हुई दिखाई नहीं देती। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया है। इसके बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डेट इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा क्यू बाय टी। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन हीट, चेंज इन हीट विद चेंज इन हीट विद द रेशियो ऑफ टेम्परेचर। इसका आपने ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा क्यू है आपका चेंज इन हीट, और नीचे जो टी है वो है आपका टेम्परेचर। क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी देखिए, देयर एग्जिस्ट्स ए यूजफुल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। एक हमारा बहुत ही ज्यादा यूजफुल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। क्या होती है एंट्रोपी? ए नेचुरल प्रोसेस that starts in one equilibrium state and ends in another will go in the direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase for an irreversible process and to remain constant for a reversible process। इसका आपने एक चीज ध्यान रखनी है, एंट्रोपी क्या होती है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट से स्टार्ट होती है और दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक चलती है, ये हमने अभी पढ़ा है। और ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक आपके रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो आपकी फाइनल एंट्रोपी और इनिशियल एंट्रोपी वो सेम नहीं होती है, फाइनल एंट्रोपी आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनिशियल एंट्रोपी। बट जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, आपकी जो फाइनल एंट्रोपी और जो इनिशियल एंट्रोपी है वो आपकी दोनों केस में सेम रहेगी। एंट्रोपी होती क्या है बेसिकली? एंट्रोपी एक तरह डिग्री ऑफ डिसऑर्डर,
मतलब कि जो टेम्परेचर के चेंज आने के कारण, जो हीट ट्रांसफर के कारण जितना चेंज आया है सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, कि कितना आपका अनबैलेंसनेस क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। उसको हम जिस पैमाने पे मापते हैं उस पैमाने को हम बोलते हैं एंट्रोपी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा क्यू बाय टी, कि कितना हीट में चेंज आया है विद विद टेम्परेचर। ये आपका हीट एंट्रोपी का, एंट्रोपी का फॉर्मूला है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसमें भी आपका एंट्रोपी की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमने सेकंड लॉ में पढ़ी है। ये लॉ कहता है द एंट्रोपी ऑफ मोस्ट प्योर सब्सटेंसेस अप्रोचेस जीरो एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो टेम्परेचर के साथ चेंज इन हीट होती है, वो उनका जो दोनों का रेशियो कहलाता है, वो क्या कहलाती है, एंट्रोपी। तो जो एंट्रोपी है उसको जीरो करना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा काम है। बट क्या होता है, वो थर्ड लॉ ये बताता है कि हमें द एंट्रोपी ऑफ मोस्ट प्योर सब्सटेंसेस, अगर हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में सब्सटेंस को देते हैं तो उस केस में हम एंट्रोपी को जीरो अचीव कर सकते हैं एट कौन से टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो आपका केल्विन, आपने स्केल पढ़े होंगे, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है जी, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो तो सेल्सियस का स्केल है, बट जो 0 केल्विन होगा वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। केल्विन स्केल के ऊपर जब हम 0 को अचीव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस चीज का आपने ध्यान देना है। और थर्ड लॉ की दूसरी डेफिनेशन क्या है, दिस लॉ प्रोवाइड्स एन एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लॉ हमें बताता है कि this law provides an absolute reference point for the determination of entropy, and the entropy determined relative to this point is called the absolute entropy। तो यहाँ से हमें मिलती है absolute entropy की डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। अब कुछ दो तीन टर्म्स और हैं जो आपकी थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर के अंदर आती हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, एक तरह का डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को इन हीट एनर्जी, एंड दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड कन्वर्टिंग इट टू मैकेनिकल एनर्जी। पहले क्या करता है हीट इंजन पहले हीट इंजन आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और लास्ट में दिस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क के अंदर, जिससे हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलती है किसी किसी के इंजन से। अब हीट इंजन को हम दूसरी तरह से कैसे स्टडी कर सकते हैं, इट इज अ सिस्टम दैट परफॉर्म्स द कन्वर्जन ऑफ हीट टू मैकेनिकल एनर्जी व्हिच कैन देन बी यूज्ड टू मैकेनिकल वर्क। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है हमारा हीट इंजन का। हीट इंजन का एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जिससे हमें इसकी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। हीट इंजन में बेसिकली दो टेम्परेचर होते हैं, एक हायर टेम्परेचर होता है जिसको हम सोर्स कहते हैं, और एक होता है लोअर टेम्परेचर जिसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका एनर्जी फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, जो स्पॉन्टेनियसली होता है। तो जो बीच में जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, आपका हीट ट्रांसफर होता है Q1 से Q2 की तरफ, उसके उस ट्रांसफर के दौरान हम उसको जो कन्वर्ट होता है उससे हम आउटपुट देते हैं जिसको हम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क है ये हमें हीट इंजन से मिलता है। जो बीच में हमारा वर्किंग सब्सटेंस है ये हमारी आउटपुट है जिसको हम वर्क बोलते हैं। तो ये आपका एक एलिमेंट्री डायग्राम है हीट इंजन का, इसको आपने ध्यान में रखना है। दो टेम्परेचर होते हैं हीट इंजन के अंदर, एक सोर्स वाला टेम्परेचर हमेशा ज्यादा वाला टेम्परेचर होता है, और एक सिंक वो हमेशा कम वाला टेम्परेचर होता है। जब भी हम इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक थ्योरम से निकला है, कार्नोट थ्योरम से। ये थ्योरम बताती है कि नो साइकिल कैन बी मोर एफिशिएंट देन ए रिवर्सिबल साइकिल operating between the same temperature limits but with some assumptions। कार्नोट थ्योरम हमें ये बताती है कि एक आपका यूनिवर्सल साइकिल है, एक हमारा जनरल साइकिल है जिसको हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कोई भी इंजन आपका उससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे सकता, किससे ज्यादा, कार्नोट साइकिल से ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि कार्नोट साइकिल हमारा एक आइडियल साइकिल है जिसको हम यूज करते हैं अपनी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए बाय द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन।
ठीक है, इस चीज का आपने याद ध्यान रखना है। कार्नोट साइकिल एक इमेजिनरी साइकिल है, आइडियल साइकिल है, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 100%। बट इन प्रैक्टिकल किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं होती है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो हम कार्नोट साइकिल का क्या यूज करते हैं, कार्नोट साइकिल का हम यूज करते हैं इंजन दूसरे इंजन की एफिशिएंसी को निकालने के लिए इसके साथ कंपेयर करके। इस साइकिल के साथ जब हम किसी एक्चुअल साइकिल को कंपेयर करते हैं तो उससे हमें दूसरे साइकिल की एफिशिएंसी पता लगती है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को हम 100% मानते हैं, और जो दूसरे वाले में जितना डिफरेंस होगा उन दोनों का रेशियो को हम जब निकालते हैं बाय द यूज ऑफ कार्नोट थ्योरम, तो हमें एफिशिएंसी के फॉर्म में पुट करके सेकंड इंजन की एफिशिएंसी निकल आती है। तो ये इसलिए कार्नोट साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन द लास्ट, अब इसी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आप सभी ने सुना होगा वर्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी बेसिकली होती है ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम लगाया है, इसमें आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं एयर के अंदर। ये क्या है, ये आपकी ह्यूमिडिटी है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब हमने ये तो पढ़ दिया कि वाटर की प्रेजेंस है एयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब वाटर ऐड कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए वाटर कैसे ऐड होता है। वाटर इज एडेड टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखिए सेकंड डायग्राम में नीचे कैसे आपका नीचे पॉन्ड है कोई, उससे वाटर के इवेपोरेशन हो रहा है। कैसे, बाय द यूज ऑफ सनलाइट। सनलाइट से आपकी जो पानी है वो भाप बन के ऊपर को जाता है क्लाउड्स में, और वो हवा में बादलों में जाके फिर जब वो नीचे ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो बच्चों इस सेशन में हमारा यहीं तक सिलेबस आएगा, इसी चैप्टर तक थर्मल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आएगा, बट ये समझ तभी आएगा आपको चैप्टर जब आप इसके दोनों पार्ट देखोगे। थर्मल एक्सपेंशन पार्ट 1 जो मैंने पहले वीडियो डाला था लास्ट वीक में, और ये सेकंड वीडियो है। इन दोनों को जब आप कंबाइनली पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो डेट्स इट बच्चों, थैंक यू।